मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया था क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी और उसने बाद में दूसरी शादी भी कर ली। 1 साल बाद उसके घर बेटे का जन्म हुआ और उसने मुझे उसके बेटे के पहले जन्मदिन पर बुलाया ताकि वो सब देखकर मुझे बुरा लगे। उसका प्लान मुझे अच्छे से पता था, इसलिए पार्टी के लिए जाते समय मेरे पास एक लिफाफा था, वो मैं अपने साथ रख लिया। जब मैं पार्टी में पहुंची तो उसने मुझे देखा और मेरे पास आकर कहने लगा कि देखो, तुम्हें तलाक देने का मेरा फैसला एकदम सही था। आज मैं एक बच्चे का बाप बन गया हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आई और मैं वो लिफाफा उसके हाथ में देते हुए कहने लगी कि इसे ध्यान से देखो। जैसे ही उसने वह लिफाफा देखा, उसके तो मानो होश ही उड़ गए हों, मानो उसके सिर पर आसमान ही गिर गया हो। मेरा नाम शीतल है। आज मेरी ननद के बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में घर पर पूजा रखवाई गई थी और मैंने पूजा के लिए आए हुए सामान को हाथ लगा दिया था। बस फिर क्या था, मेरी सास ने देख लिया और ज़ोर ज़ोर से मुझ पर चिल्लाने लगी कि मैंने उस सामान को हाथ लगाया ही क्यों। तुझे इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती कि ये प्रिया के बेटे के जन्मदिन की पूजा का सामान है और इसे तुझ जैसी बांझ औरत ने हाथ लगाया है तो अपशगुन होता है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझसे अपनी ननद का सुख देखा नहीं जा रहा है? इतना सुनते ही मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर भी मैंने अपनी भावनाओं को दबाते हुए कहा, माँ जी मुझसे गलती हो गई, इससे आगे मुझसे कुछ कहा ही नहीं गया। इतने में मेरी ननद प्रिया, जो मेरी ननद कम और सहेली ज़्यादा थी, मुझे ताना मारते हुए कहने लगी कि भाभी, तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शायद मेरा माँ बनना तुमसे देखा नहीं जा रहा है। इतना अपमान सहन करने के बाद मैं उदास चेहरे के साथ अपने पति की तरफ देखने लगी। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे। वैसे भी हमारी लव मैरिज हुई थी। मुझे लगा कि वो मेरी तरफ से कुछ तो कहेंगे, पर वह मुझे ही उल्टा सुनाने लगे कि तुम तो प्रिया को अपनी बहन की तरह मानती हो ना, फिर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। उनके मुंह से ये सब सुनकर तो मैं अंदर से पूरी तरह टूट गई थी, क्योंकि कोई भी औरत सास और ननद के ताने सहन कर सकती है, पर अगर उसका अपना पति, जिसे उसने अपना सब कुछ माना हो, जिसके साथ 7 जन्म रहने की कसम खाई हो, अगर वो ऐसा कुछ कहे तो फिर वह औरत क्या कर पाएगी। मैं रोती रोती किचन में जाकर काम करने लग गई। बांझ होने के कारण पूजा के सामान से हाथ तक नहीं लगा सकती, लेकिन एक बहू होने के नाते घर के सभी कामों की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैं सोचने लगी कि अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरा क्या दोष है। माँ बनना या ना बन पाना ये खुद एक औरत के हाथ में थोड़ी ना होता है। मेरी सास एक स्कूल टीचर थी, मेरी ननद ने लॉ कर रखा था और मेरे पति एक इंजीनियर थे, और मुझे हैरानी इस बात की होती कि इतने पढ़े लिखे लोगों के विचार इतने निराशावादी हैं कि सिर्फ पूजा के सामान को हाथ लगा दिया तो अपशगुन हो गया। मुझे आज भी याद है कि किस तरह से मैं और सुरेश पहली बार ऑफिस में मिले थे। मुझे ऑफिस ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन मैं ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रही थी और बॉस के साथ वहां बैठे सभी लोगों ने मेरी प्रेजेंटेशन की काफ़ी तारीफ़ की। सुरेश भी मेरी प्रेजेंटेशन से काफ़ी प्रभावित हुआ। एक ही ऑफिस में एक साथ काम करते करते हम दोनों कब एक दूसरे से प्यार में पड़ गए, ये हमें भी पता नहीं चला। घर वालों को जब बताया तो उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी और हमारी शादी हो गई। मेरे सास ससुर और ननद का बहुत अच्छा स्वभाव था। इतना अच्छा पति मुझे मिला है, इसलिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती थी। सुरेश ने मुझे पहले ही कह दिया था कि शादी के 2-3 साल तक मुझे बच्चा नहीं चाहिए। पहले लाइफ एंजॉय करेंगे, फिर बच्चों की जिम्मेदारी लेंगे। और शायद इसीलिए घर वाले भी 2-3 साल तक बच्चों को लेकर कुछ नहीं बोले। लेकिन शादी को 5 साल होते ही घर के लोग ताने मारने लगे। घर के सदस्य और रिश्तेदार मेरी पीठ पीछे मुझे बांझ कहने लगे। मुझे बच्चे नहीं हो रहा था, इसलिए सुरेश भी मुझे पहले कुछ नहीं बोला, पर अब वो भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता था। अब तो वह मुझसे सिर्फ काम होने पर ही बात करता था। ऐसा लगता ही नहीं था कि हम दोनों पति पत्नी हैं और एक ही घर में रहते हैं। पर मैं अपना दुख बताऊं तो किसे बताऊं।
कौन मुझे समझेगा। आज हमारी शादी को 8 साल हो गए थे। मैं सोचने लगी थी कि आज सुरेश अपनी चुप्पी तोड़कर मुझे विश ज़रूर करेंगे, इसलिए मैंने उसकी पसंद की क्रॉकरी में नाश्ता दिया। पर उसने शांति से नाश्ता किया और एक भी शब्द न कहते हुए चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गए। सुरेश के ऑफिस जाने के बाद मैंने ऑफिस में फ़ोन करके ये बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कहकर मैंने छुट्टी ले ली ताकि सुरेश को अच्छा सा सरप्राइज़ दे सकूं। सुरेश ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने छुट्टी क्यों ली, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने रात के खाने में पालक पनीर, कोफ्ते की सब्जी और भी बहुत कुछ बनाया। बेडरूम सुंदर फूलों से और मोमबत्तियों से सजाया और उसकी पसंद की लाल रंग की सिल्क की साड़ी पहनी। मुझे आज पूरा यकीन था कि सुरेश आज अपनी चुप्पी तोड़कर मुझसे बात करेगा और मैं उसे बच्चा गोद लेने के लिए राज़ी कर लूँगी। लेकिन जब वह घर आया, उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे लगा कि शायद बेडरूम में जाकर बात करेगा, पर सब कुछ उल्टा ही हो गया। विश करना तो दूर, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। थोड़ी देर बाद मुझसे ही नहीं रहा गया और मैं ही उससे बोली कि सुरेश, आज हमारी शादी की सालगिरह है, वो भी भूल गए तुम। ये सुनते ही वो कहने लगा, अरे नहीं नहीं, ये दिन तो अगर मैं भूलना भी चाहूँ तो भी मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि आज ही के दिन तो एक बांझ औरत मेरे गले पड़ गई थी। उसके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मानो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। मैं अपने आंसुओं को रोकते हुए कहने लगी थी, क्या हम बच्चा गोद नहीं ले सकते? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है और इस बात पर अपनी कितनी बार बहस भी हो चुकी है कि मैं दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद नहीं ले सकता। मुझे मेरा खुद का बच्चा चाहिए, जो तुम मुझे इस जन्म में नहीं दे सकती। और हाँ, आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक अलग किस्म की गिफ्ट लेकर आया हूँ। मैं सोचने लगी कि जिस इंसान ने बार बार तलाक की रट लगा रखी है, वह मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया होगा। सुरेश ने मुझे एक लिफाफा दिया। मैं भी बहुत उत्सुकता से उसे खोलने लगी। अंदर जब देखा तो उसमें तलाक के पेपर्स थे। उन कागजात को देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान मेरी इतनी तारीफ़ करता था, इतना प्यार करता था, जिसने हर तरह से समय में मेरा साथ दिया, आज वो इंसान एक बच्चे के लिए मुझे तलाक दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मुझ पर आसमान ही टूट पड़ा हो। मेरा मन किया कि मैं ज़ोर ज़ोर से रोऊं, पर फिर भी मैंने अपने आप को संभालते हुए तुरंत ही तलाक के पेपर पर साइन कर दिया, क्योंकि जब उसके मन में मेरे लिए प्यार ही नहीं हो तो ऐसे इंसान के साथ रहने में क्या फ़ायदा। दूसरे दिन मैंने वो घर छोड़ दिया और सुरेश यही चाहता था। कुछ दिनों बाद मैंने बहुत कोशिश करने पर अपना ट्रांसफ़र दूसरी ब्रांच में करवा लिया, क्योंकि उसके साथ काम करना मतलब पुरानी यादों को ताज़ा करने जैसा था। 1 महीने बाद ही उसकी दूसरी शादी हो गई और 1 साल बाद पता चला कि उसे बेटा हुआ है। बेटा होने की खुशी में उसने पार्टी रखी थी और उस पार्टी में मुझे भी बुलाया था ताकि वो मेरा अपमान कर सके। मैं भी उस पार्टी में गई। मुझे देखते ही वो मेरे पास आया और कहने लगा कि देखो, तुम्हें तलाक देने का मेरा फ़ैसला कितना सही था। अब मैं बाप बन गया हूँ। मैंने भी बहुत ही नम्रता से उसे पिता बनने की बधाई दी। उसके बाद में मैंने उसके साथ एक लिफाफा लाया था। उसे देते हुए कहा कि मेरी तरफ से एक सरप्राइज़ गिफ्ट है। सरप्राइज़ गिफ्ट का नाम सुनकर वो थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि शादी की सालगिरह के दिन उसने भी मुझे एक सरप्राइज़ गिफ्ट दिया था, तलाक के कागज़। अब वह सोचने लगा कि ये मुझे कौन सा गिफ्ट दे रही है। यह सोचते हुए उसने वो लिफाफा खोला और सामने जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में पूरा पसीने से भीग गया था, क्योंकि उस लिफाफे के अंदर उसकी मेडिकल रिपोर्ट थी और उसमें साफ साफ लिखा था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। वह अपनी पत्नी की तरफ देखता रहा और उसकी झुकी हुई नज़रों ने सब कुछ एक शीशे की तरह साफ कर दिया था। मैंने उसे कहा कि अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून लेना है या नहीं। ऐसा कहकर मैं वहाँ से चली गई। दूसरे दिन वो और उसकी माँ मेरे घर आए। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। फिर वो कहने लगे कि वो मेडिकल रिपोर्ट। मैंने उसे बताया कि तुम्हें याद है, हम दोनों ने मेडिकल चेकअप करवाया था और किसी काम की वजह से तुम रिपोर्ट लेने नहीं जा पाए थे। फिर मैं अकेली ही रह गई थी। इस पर सुरेश कहने लगा कि हाँ, और फिर वहाँ से आने के बाद मैंने रिपोर्ट देखी तो कमी तुम में थी। इस पर सुरेश बोला कि फिर तुमने झूठ क्यों बोला,
क्यों इतने दिन तक सभी के ताने सुनती रही? क्या ज़रूरत थी तुम्हें झूठ बोलने की? मैंने कहा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। मुझे लगा कि जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो तुम इस बात को सहन नहीं कर पाओगे और अंदर से पूरी तरह से टूट जाओगे। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। मेरा क्या था, मेरी तो आदत थी ताने सुनने की, आदत हो गई थी। पर जब तुम भी मुझे सुनाने लगे तो फिर वो मुझसे सहन नहीं हुआ। सुरेश कहने लगा कि तो मैंने जब तुम्हें तलाक के पेपर्स लाकर दिए तब क्यों सच नहीं बताया? सुरेश, गलती मेरी है जो मैंने तुमसे इतना प्यार किया, इतना विश्वास किया कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। जब तुम्हारा प्यार ही खत्म हो गया था तो साथ रहकर भी क्या होता? अब मेरी सास मुझसे कहने लगी कि हमसे गलती हो गई बहू, हो सके तो हमें माफ़ कर दो और सब कुछ भुलाकर हमारे साथ अपने घर चलो। तब मैंने उनसे कहा बात माफ़ करने की या ना करने की नहीं है, बात स्वाभिमान की है और अब मैं उस घर में पैर नहीं रख सकती। सुरेश, अगले महीने मेरी शादी है और मैंने तुम्हें वह सरप्राइज़ गिफ्ट दिया क्योंकि मुझे देखना था कि ये सब जानकर तुम दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद लेते हो या नहीं। क्योंकि मैंने कहा था तब तुमने साफ मना कर दिया था। और इससे एक बात पता चलती है कि पुरुष हमेशा ही खुद के कर्तव्य बड़े होने का दिखावा करते हैं और भोली भाली औरत को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर कमी एक पुरुष में भी हो सकती है, ये भूल जाते हैं और आगे जाकर ऐसे ही व्यक्ति फंस जाते हैं और जब तक सच्चाई का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो पुरुष अहंकार के कारण एक औरत पर अत्याचार करता है उसके पीछे भगवान होता है, ये भूलना नहीं चाहिए। साथ ही जीवन जीते हुए कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और अगर खुद पर अन्याय होता है तो उसे भी सहन नहीं करना चाहिए। मेरी बात सुनकर वे दोनों वहाँ से चले गए और 1 महीने बाद मैंने अपने एक बचपन के दोस्त से सारी सच्चाई बताकर शादी कर ली। अब मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।